Okay, so again it is magnetization of inductor. मैग्नेटाइजेशन ऑफ इंडक्टर। तो इसमें क्या है, आपको बात ध्यान रखना है कि इंडक्टर को मैग्नेटाइज करने के लिए हमको उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा आर, है ना, प्रैक्टिकली तो उसका इंटरनल या फिर एक एक्सटर्नल आर रेजिस्टेंस उसके सीरीज़ में हमने कनेक्ट किया, ठीक है, ऐसा। ओके, और एक स्विच के थ्रू जब कभी आप इस टाइप की ट्रांजिएंट कंडीशन की बात करोगे ना, ट्रांजिएंट कंडीशन मतलब कि यहाँ पे ध्यान से समझना, इंडक्टर की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है कि इट अपोजेस सडन चेंज इन करंट, इट अपोजेस सडन चेंज इन करंट, वो सडन चेंज का अपोज करता है, करंट चेंज का अपोज करता है। ये प्रॉपर्टी है इंडक्टर की। क्या प्रॉपर्टी है? इट अपोजेस सडन चेंज इन करंट, इट अपोजेस सडन चेंज इन करंट। करंट में एकदम से इंक्रीमेंट नहीं होने देगा कि आपने बैटरी लगाया करंट एकदम से फ्लो, तो करंट धीरे धीरे फ्लो होगा, धीरे धीरे फ्लो होगा, है ना। तो आई ज़ीरो मान लेते हैं, वो करंट जो है वो धीरे धीरे फ्लो होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ठीक है। और वो डिपेंड करेगा इस आर की वैल्यू और इस एल की वैल्यू पर। जो इंक्रीमेंट है वो डिपेंड करेगा आर की वैल्यू और एल की वैल्यू पर, है ना। अगर हम इनिशियल इंडक्टर की बात करें, इनिशियली अनमैग्नेटाइज, उसमें किसी टाइप का करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो इनिशियली अनमैग्नेटाइज इंडक्टर बिहेव लाइक ओपन सर्किट, क्योंकि उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और आपने कहा करंट चेंज का अपोज करता है, तो करंट फ्लो नहीं होता है तो t इक्वल टू 0 पर अगर स्विच क्लोज भी कर दिया तो उसमें करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा था, तो एकदम से करंट कहाँ से लाएगा वो, तो करंट ज़ीरो होगा। और करंट ज़ीरो होता है इसका मतलब ओपन सर्किट। तो इनिशियली अनमैग्नेटाइज इंडक्टर बिहेव लाइक ओपन सर्किट। ओके, ओपन सर्किट। अब इसको लिखोगे कैसे, समझाओगे कैसे कि ये कोई इंडक्टर है और इसमें करंट आई टी फ्लो होता है, ठीक है, और इस इंडक्टर की हम बात कर रहे हैं t इक्वल टू 0 पर, और इस इंडक्टर में आई ज़ीरो मतलब इनिशियल करंट ज़ीरो है। इनिशियल करंट कितना है? ज़ीरो, मतलब अनमैग्नेटाइज है, तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पे कभी कभी 0 प्लस लिख देते हैं। 0 प्लस क्यों लिखते हैं? क्योंकि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, तो ये ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट मतलब ये ओपन हो गया, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और जब वो फाइनली पूरा मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है, अब पूरा मैग्नेटाइज हो गया, तो अब थोड़ी ना अपोज करेगा वो, अब थोड़ी ना अपोज करेगा, तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो फाइनली फुल्ली मैग्नेटाइज इंडक्टर behave like short circuit, ओके। तो इसको लिखोगे कैसे कि ये भैया मैग्नेटाइज था जिसमें आई नॉट करंट फ्लो हो रहा है एल, और टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये ऐसा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं अपन, कैसे बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो ये इंडक्टर को शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब हम इसका फिजिकल एनालिसिस कर लेते हैं। फिजिकल एनालिसिस क्या कर लेते हैं कि t इक्वल टू 0 प्लस का मतलब मैंने आपको बताया, जस्ट आफ्टर क्लोज
दिस स्विच को क्लोज करने के जस्ट बाद, तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, कैसा बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह। तो ये स्विच को तो क्लोज कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो t इक्वल टू 0 पे क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ कैसे बताओगे? तो 0 प्लस मतलब स्विच क्लोज हो चुका है, ठीक है। और ये शॉर्ट सर्किट, तो करंट इस टाइम पे मैक्सिमम फ्लो, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो गलत लिख दिया। ये बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह, मैंने लिख दिया बिहेव लाइक ओपन सर्किट। तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो ओपन रहेगा। तो यहाँ पर इनिशियल करंट t इक्वल टू 0 पर करंट कितना फ्लो होगा? 0। t इक्वल टू 0 पर करंट कितना होगा? 0 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमको समझ में आया। अब हम फाइनल करंट की बात करते हैं। जब वो पूरा मैग्नेटाइज हो जाएगा तो उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो एट t इक्वल टू t टेंड्स टू इन्फिनिटी, इक्वल टू इन्फिनिटी तो होता ही नहीं है ना, टेंड्स टू इन्फिनिटी, बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट। तो ये स्विच तो क्लोज ही रहा, ये रेजिस्टेंस और ये शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट। तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा I मैक्स लिख सकते हैं इसको, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा V नॉट बाई R, ठीक है। तो करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा और सेटल हो जाएगा, करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा और सेटल होगा, और जो करंट का इंक्रीमेंट है वो एक्सपोनेंशियली होगा। कैसा होगा? एक्सपोनेंशियली होगा। इधर हम अगर IT ले लें और इधर T ले लेते हैं, तो करंट का इंक्रीमेंट एक्सपोनेंशियली होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट होगा। ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा ऐसे, और फिर धीरे से वो सेटल हो जाएगा, मतलब कि मैक्सिमम करंट पहुंच जाएगा V नॉट बाई R। ये है मैक्सिमम करंट, इसको I मैक्स लिखता है। आपको ये बात भी हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी आप इस टाइप के वेरिएबल करंट की बात कर रहे हो, जब कभी आप वेरिएबल करंट की बात करो तो हमेशा स्मॉल लेटर यूज़ करना, ठीक है। जैसे IT लिखा ना मैंने, ये I स्मॉल लिखा ना, क्यों? क्योंकि वेरिएबल करंट है। कैपिटल लिख दिया तो फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर इज इक्वल टू, इसका एक्सप्रेशन कैसा आएगा? I मैक्स इन द ब्रैकेट 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस R बाई L इंटू टी। ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट और ये इसका एक्सप्रेशन है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट और ये इसका एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आपको भले डेरिवेशन याद नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर ये एक्सप्रेशन याद रखना है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि फिजिकली पहले चेक कर लो कि इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो वो पता चलेगा आपको इन प्रॉपर्टीज से, जो अभी मैंने प्रॉपर्टीज बताई, उन प्रॉपर्टीज से आपको पता चलेगा। जस्ट अ मिनट, ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है, इन प्रॉपर्टीज से पता चलेगा कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो पहले फिजिकली चेक कर लो इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है और 0 पे क्या हो रहा है, ठीक है। और फिर चेक कर लो कि वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो I मैक्स 1 माइनस, हमेशा इंक्रीमेंट के लिए 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस R बाई एल टी, इस टाइप का इक्वेशन आप लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पर ये कभी कभी इक्वेशन ऐसा भी लिखते हैं, IT इज इक्वल टू I मैक्स 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ एल, ऐसा भी लिखते हैं। तो ये जो टाउ एल है, यहाँ से टाउ एल का वैल्यू कितना होगा? टाउ एल का वैल्यू होगा L बाई आर। तो इस टाउ एल को हम कहते हैं इसका टाइम कांस्टेंट। क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट ऑफ आर एल नेटवर्क, टाइम कांस्टेंट ऑफ आर एल नेटवर्क, है ना। ये थोड़ा सा समझने वाली बात। अब टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है? अगर इसको डिफाइन करें तो टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है ना। मैं वापस से बोल रहा हूँ, डेरिवेशन याद रखना इतना ज़रूरी नहीं जितना ज़रूरी याद रखना आपको एक्सप्रेशन, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ?
तो डेफिनेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट, डेफिनेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट, ओके। तो आपको वापस से वो एक्सप्रेशन याद रखना है कि आई मैक्स इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर टी बाई टाउ एल। तो अगर हमने t इक्वल टू टाउ एल पुट किया इस एक्सप्रेशन में, तो आई टाउ एल क्या आएगा, वो आएगा आई मैक्स इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर -1 हो जाएगा, ठीक है, ई रेस्ट टू पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई टाउ एल क्या आया हमारे पास, वो आया आई मैक्स इन द ब्रैकेट 1 माइनस, इसका वैल्यू होता है 0.37, है ना। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ई रेस्ट टू पावर -1 या 1 बाई ई का वैल्यू 0.37 होता है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। अब तो यहाँ पर 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आया 0.63 ऑफ आई मैक्स। तो आप बोल सकते हो कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ टाइम कांस्टेंट, टाइम आफ्टर विच करंट बिकम 63%, 63% ऑफ मैक्सिमम करंट, 63% of maximum current, okay. What is time constant? So you can write definition, time after which current become 63% of maximum current इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। और ग्राफिकली आप उसको कैसे समझोगे, ग्राफिकली हम समझ सकते हैं कि ये था आई टी और ये एक्सपोनेंशियली ऐसा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आई मैक्स था और ये टाइम t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे t इक्वल टू टाउ एल तक पहुंचा। तो करंट यहाँ पर कितना हो गया, थोड़ा सा इसको हम पीछे लेना पड़ेगा, t इक्वल टू यहाँ पर पहुँच गया, t इक्वल टू टाउ एल पे पहुँच गया। तो उस टाइम पे ये जो करंट है वो 63% हो गया आई मैक्स का, 63% हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वो डेरिवेशन याद नहीं रखना आपको। वैसे तो डेरिवेशन अगर समझना है तो अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को समझते हैं तो डेरिवेशन बहुत इजीली अभी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन अगर नहीं पढ़ा है तो उस डेरिवेशन को समझना थोड़ा सा टिपिकल है, पर अगर आपको डेरिवेशन समझना है तो फिर वापस वो वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, ओके। इस तरीके से आप सारी चीज़ों को समझ सकते हो। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता है, कहीं क्वेश्चन ऐसा आ गया कि एक हमारे पास में रेजिस्टेंस R इक्वल टू 100 ओम है और इंडक्टर 20 मिली हेनरी है ना, और इसको एक स्विच के थ्रू t इक्वल टू 0 पर हमने कनेक्ट किया एक बैटरी के थ्रू 50 वोल्ट का। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड टाइम आफ्टर विच करंट बिकम half of maximum current, ओके। वैसे पूछा कुछ अलग है उन्होंने, हम सब चीज़ फाइंड कर लेते हैं क्या, कि मैक्सिमम करंट होगा कितना,
वो होगा V0/R, मतलब कि 50/100, मतलब कि 0.5 एम्पियर, ये मैक्सिमम करंट होगा। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? L/R, तो L है 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 100, मतलब कि 20 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। ओके, ये टाइम कांस्टेंट आ गया। दो चीज़ हमने फाइंड कर ली। करंट का इक्वेशन अब क्या फाइंड करना है? करंट का इक्वेशन फाइंड करने में क्या वैल्यू तो पुट करना है। आई मैक्स मतलब कि 0.5 इन द ब्रैकेट 1 माइनस e⁻ t डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁴। ओके, मतलब ये आई टी जो आया, ये आ गया हमारे पास में 0.5 इन द ब्रैकेट 1 माइनस e⁻, ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 2। 10,000 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि कितना होगा? होगा ना इतना, तो ये एक्सप्रेशन। ओके, इतना एम्पियर करंट फ्लो हो। अब टाइम आफ्टर विच करंट आई टी बिकम मैक्सिमम करंट बाई 2, तो आपको यहाँ पर आई मैक्स बाई 2 मतलब कि 0.5/2 इज इक्वल टू 0.5 1 माइनस e⁻⁻5000, इट विल बी -5000 इंटू टी रखना पड़ेगा। तो ये 0.5 तो 0.5 से कैंसिल हो गया, ठीक है। और अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो e⁻⁻5000 t इज इक्वल टू, यहाँ बचा 1/2 और ये 1 इधर आएगा तो -1/2, अल्टीमेट वो 1/2 बचेगा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। अब इसका लॉग लेंगे तो लॉग में ये -5000 t आगे आ जाएगा और ln e बचेगा, और ln e इक्वल टू 1 होता है, इधर बचा ln 1/2, ठीक है। अब माइनस को उस साइड ले जाएंगे, ये ln e इक्वल टू 1 होता है, तो ये बचेगा 5000 t इज इक्वल टू ln इस 2 को लिख सकते हैं 2⁻⁻1, और ये -1 आगे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो फाइनली हमको मिला 5000 t इज इक्वल टू ln 2, ठीक है ना। 5000 है ये, इट इज 5000, ठीक है। तो अगर 5000 t का वैल्यू फाइंड कर, ln 2 का वैल्यू होता है 0.693 डिवाइडेड बाई 5000, जो भी आएगा इतने सेकेंड, दिस इज द आंसर दैट यू हैव टू कैलकुलेट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आंसर यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, ओके, कंट्रोल सी, तो कंट्रोल सी, इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। इसको वापस से नीचे कर देते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर हम डीमैग्नेटाइजेशन की बात करें, ठीक है, डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ इंडक्टर, ठीक है, ये होता ही है। ये वाला जो टॉपिक है, एक्चुअल में प्रॉब्लम इसमें ये आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ा नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल का फर्स्ट टाइम यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो ये जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स या मैग्नेटाइजेशन या ग्रोथ ऑफ करंट, डिके ऑफ करंट, इस टॉपिक को हम ऐसा भी लिखते हैं, डिके ऑफ करंट, है ना। ये मैंने पहले भी आपको बताया, डिके ऑफ करंट इन इंडक्टर, ठीक है। तो इन इंडक्टर तो समझना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है,
पर अगर ध्यान से सारी चीज़ों को याद रख लें तो न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल जेई और नीट वगैरह में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर टॉपिक भी है। आपके पास में एक इंडक्टर लिया जो पहले से ही मैग्नेटाइज था आई नॉट करंट से, पहले से उसमें करंट एनर्जी स्टोर थी, और t इक्वल टू ज़ीरो पर एक रेजिस्टेंस के थ्रू हमने उसको डीमैग्नेटाइज करना है। ठीक है, यहाँ पर t इक्वल टू ज़ीरो। तो अब यहाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एट t इक्वल टू ज़ीरो पे तो उसमें मैक्सिमम करंट ही फ्लो होना है ना, क्योंकि मैग्नेटाइज है, तो जैसे आप उसको स्विच क्लोज करोगे वैसे ही करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो एट t इक्वल टू ज़ीरो इसका जो करंट I0 होगा वो इस केस में मैक्सिमम होगा। ठीक है, फिजिकली हम समझ सकते हैं एट t इक्वल टू t टेंड्स टू इन्फिनिटी वो करंट ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो हो जाएगा, ये भी फिजिकली समझ सकते हैं कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या चल रहा है, अंदर हो क्या रहा है। जो मैग्नेटिक एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब धीरे धीरे सारी उसकी मैग्नेटिक एनर्जी पूरी की पूरी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब बचा क्या, बचा तो कुछ भी नहीं ना, सब तो एनर्जी कन्वर्ट हो गई, तो फाइनल करंट तो ज़ीरो ही होना है ना, तो इसलिए फाइनल करंट। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमको समझ में आता है। तो अब आप इक्वेशन लिख लो। अब इक्वेशन क्या लिखना, अब आपको पता है कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीमेंट होना है, वो हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये करंट का इक्वेशन जब डिक्रीमेंट की बात करोगे तो वो ऐसा होगा, मैक्सिमम करंट e⁻ t/τ n। ये डिक्रीमेंट की बात करेंगे तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट का इक्वेशन ऐसा होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम करंट t इक्वल टू ज़ीरो पे था, ये t इक्वल टू ज़ीरो, और करंट धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीज और ज़ीरो हो गया, तो वो इनफाइनाइट पे जाके ज़ीरो होगा। इसलिए आपको हमेशा पैरेलल टू टाइम एक्सिस ग्राफ बनाना, ऐसा इसको मिला मत देना यहाँ से। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दोगे तो गलत बताएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो वैल्यू होती ही नहीं है। t टेंड्स टू इन्फिनिटी e⁻∞ ज़ीरो होता है और वो कभी आएगा नहीं। ठीक है, तो धीरे धीरे पूरा डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपको फिर से याद रखना है। यहाँ पर टाउ का वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, टाउ का आप वैल्यू पुट कर सकते हो, I0 e⁻⁻r/L × t। ठीक, डेरिवेशन आप एक बार देखना, पूरा समझ में आएगा। बस यहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन का इक्वेशन आपको याद रखना है। तो अब केवल और केवल हमको दो चीज़ याद रखना है। पहली चीज़ क्या, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो 1 - e⁻⁻t/τ, और करंट डिक्रीज हो रहा है तो डायरेक्टली e⁻⁻t/τ डायरेक्ट लिखना है। तो यहाँ पर ये दो कॉन्सेप्ट याद रख के हम क्या कर सकते हैं, हम पहले फिजिकल एनालिसिस कर लो कि करंट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, वो मैग्नेटाइज हो रहा है कि डीमैग्नेटाइज हो रहा है। तो एक्सपोनेंशियली कौन सा इक्वेशन हम यूज़ करना है, 1 - e⁻⁻t/τ यूज़ करना है कि डायरेक्टली e⁻⁻t/τ यूज़ करना है, उसको डायरेक्टली समझ लो। ठीक है, तो हमको पूरा पिक्चर क्लियरली समझ में आ जाएगा, और फिर हम इक्वेशन फटाफट लिख के इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। तो बहुत इजी होता है कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, अगर आप ये इक्वेशन ही याद रख लो बस। डेरिवेशन तो ठीक है हम याद रख ही लेंगे, डेरिवेशन भी बहुत इजी है, पर वो इजी तभी होगा जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सब अच्छे से समझ जाते हो। और डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट तो बहुत इजीली समझ जाएंगे। क्यों, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब कैलकुलस मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं तो पहले डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ते हैं, फंक्शंस पूरा पढ़ते हैं, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, लिमिट्स वगैरह ये सब स्टार्ट होता है। फिर धीरे धीरे फिर आगे हम बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन, फिर हार्डर डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, फाइनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आता है एरिया अंडर कर्व, उसके बाद फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की बारी आती है। ठीक है, पर फिजिक्स में ऐसा क्या है कि आपको जब एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट आप पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी आप पार्ट तो एसी में ही, उसके पहले मैग्नेट, उसके पहले कैपेसिटर में, इवन कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ोगे तो वहीं आपको इनका यूज़ करना है। ठीक है, और 12th में जाके आप पढ़ रहे हो या तो 11th में यूज़ हो जाता है।
अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मतलब एडवांस लेवल पे आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, आप एसएचएम में, एसएचएम की इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो वहाँ पर डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन लिख के आप बता देते हो, है ना। जैसे कि अगर मैं अभी यहाँ पर एक एग्जांपल आपको बताऊँ, डिफरेंशियल इक्वेशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँ कि